गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड? ओके। तो हम अपनी उस भारत यात्रा पे फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही था कि किस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड इंडिया में हुआ, और इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे जो ये नरसंहार हुआ था, जिसका मुकाबला हम लोग रशिया के साथ कर सकते हैं। रशिया के साथ इसको कंपैरिजन किया गया था कि कैसे 1905 में रशिया के अंदर जार निकोलस द सेकंड ने ब्लडी संडे किया और वहां के लोगों को मार दिया। इधर जनरल डायर ने भी ऐसा ही किया। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जो बहुत सारे लोगों को ओपन फायर करके मार दिया। एक पुलिस कैप्टन जनरल रेगिनॉल्ड डायर ये भी थे वहां पर। इन्होंने आदेश दिए और फिर बाद में जब इंक्वायरी हुई तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं किया कि हमने ये सब किया। जनरल डायर का मोटिव ये था कि इंडियन पीपल्स के माइंड में एक ऐसा खौफ भर दिया जाए कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कभी कोई आवाज ना उठा पाए। जलियांवाला बाग बहुत बुरी तरह से लोग वहां पर मारे गए। ओके। और ये कहा जाता है कि जलियांवाला बाग के इस मैसेकर के बाद, एक बहुत बड़े इवेंट के बाद जो है एक बहुत बड़ा मूवमेंट भी हुआ, जिसको मैंने पिछले वीडियो नंबर 4 में हमने डिस्कशन किया था कि महात्मा गांधी एक बहुत बड़ी ब्रॉड बेस मूवमेंट करने वाले हैं, जिसको हम जो है असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जानेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है। ओके, तो देखिए नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया में राष्ट्रवाद। ओके, ये देखिए नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, ये हम कहां से शुरू कर चुके थे? 1857 से स्टार्ट करते हुए हम लोग 1947 तक पहुंच रहे हैं। ठीक है। और इसका पार्ट नंबर 5। ओके, ये पार्ट 5 है जो हम करने वाले हैं। ओके, अच्छा आपको मैं बता दूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो कमेटी बिठाई गई, जो लोग वहां पर मारे गए और जो कमेटी बिठाई गई, वो कमेटी हंटर कमेटी थी। ठीक है, हंटर कमेटी, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर हंटर के नाम पे वो तैयार की गई थी। ओके, तो देखिए हंटर कमेटी जो कि 19 अक्टूबर के दिन ही, ठीक है, जलियांवाला बाग 19 अक्टूबर को 1919 में, ठीक है, 19 अक्टूबर को 1919 में एक हंटर कमेटी बिठाई गई थी। हंटर कमेटी, ठीक है, जो कि हंटर कमेटी ये जांच करेगी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए हैं और कैसे क्या हुआ है। इस हंटर कमेटी में 5 ब्रिटिश, इसमें 5 ब्रिटिश ऑफिसर थे इसमें। ठीक है, और इसमें 3 इंडियन मेंबर भी शामिल किए गए थे। 3 इंडियन मेंबर भी इसमें शामिल किए गए थे इस हंटर कमेटी में। अब हम जानना चाहेंगे कि वो 3 इंडियन पीपल्स कौन थे जो इस हंटर कमेटी में थे, जिन्होंने इसकी जांच करनी थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वजह से हुआ और गोलियां क्यों चलाई गई, क्या रीजन था, ऐसा क्या हो गया था कि गोलियां चलानी पड़ी, कुछ ना कुछ रीजन तो रहा होगा। तो इस सब की जांच करने के लिए जो हंटर कमेटी बनाई गई, उसमें इंडियन पीपल जो थे, इंडियंस, वो इंडियन लीडर जो थे वो कौन थे? इंडियन लीडर्स जो इसमें थे। ओके, तो उनमें एक का नाम आता है यहां पे, जिसमें सर चिम्मन लाल शीतलवाड़। ठीक है, सर चिम्मन लाल शीतलवाड़। ठीक है, शीतलवाड़ एक ये थे इसमें, शीतलवाड़। ओके, ये इसके मेंबर थे नंबर 1। और फिर उसके बाद में एक साहबजादा सुल्तान अहमद, साहबजादा, ठीक है, सुल्तान अहमद। ठीक है, ये इसका मेंबर था, जो कि जांच करने वाले जो कमेटी थी, यानी कि हंटर कमेटी के जो मेंबर थे। ओके, 3rd नंबर पे हम बात करते हैं इसमें जगत नारायण। ठीक है, जगत नारायण, इसमें जगत नारायण भी थे, जगत नारायण। ठीक है, इन्होंने ये कमेटी बिठाई और इंक्वायरी की। ठीक है, इस कमेटी के अकॉर्डिंग जो टोटल लोग मारे गए थे, टोटल डेथ, ये यानी कि जो सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है, जलियांवाला, ठीक है, मैसाकर, ठीक है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो 13 अप्रैल को
13 अप्रैल को 1919 में हुआ है, उसके लिए ये हंटर कमेटी बनाई गई थी। इसकी इंक्वायरी के लिए फॉर इंक्वायरी, ठीक है, इंक्वायरी के लिए कमेटी बिठाई गई थी, जिसमें इंडियन मेंबर 3 और 5 ब्रिटिश मेंबर थे, ठीक है। और ये कमेटी जो थी एक ब्रिटिश लॉर्ड हंटर के नाम पर बनी थी, लॉर्ड हंटर, ठीक है। इसका इन तीनों में जो हेड था, इन तीनों का जो हेड था वो लॉर्ड हंटर था, लॉर्ड हंटर, ठीक है। इसीलिए इसको हंटर कमेटी भी कहा गया, लॉर्ड हंटर जो इनका हेड था, ठीक है। इस कमेटी से ये पता लगा कि टोटल जो लोग मारे गए थे वो 379 थे। टोटल जो मेंबर मारे गए इस कमेटी से, टोटल जो डेथ हुई, ठीक है, टोटल डेथ जो हुई, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग थी, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग थी 379, ठीक है, 379 डेथ्स, ठीक है। लेकिन कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस के पास जब लोग आ रहे थे इधर उधर से, तो ये जो नंबर्स दिए गए डेथ के ये कुछ अलग थे। कांग्रेस ये कह रही थी कि ये सब गलत है, और इंक्वायरी में ये सामने आया कि 379 नहीं थे, एक्चुअल में हजारों लोग थे, 1000, ठीक है। इस हंटर कमेटी से ये सामने आया कि वो 1000 डेथ्स थी, जो लोग मारे गए वो कम नहीं थे, हजारों लोग थे, 1000 के अप्रोक्सीमेट वो डेथ थी, ठीक है। तो ये इससे पता लगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे फिर जो है कांग्रेस की एक न्यू कमेटी भी बनी। जब कांग्रेस इससे पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हुई, तब कांग्रेस की एक और कमेटी भी बनी, ठीक है। कांग्रेस की न्यू कमेटी भी फिर इससे बनी, ठीक है, कांग्रेस की न्यू कमेटी, ओके, कांग्रेस न्यू कमेटी, ठीक है। एक कांग्रेस की न्यू कमेटी भी बनाई गई, ठीक है, जिसके हेड थे, ठीक है, हेड मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय इसके हेड थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स की इंक्वायरी से हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थे, वो सिर्फ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ डिसाइड कर रहे थे, जबकि एक्चुअलिटी कुछ और ही थी, जिनके लोग मारे गए थे, जिनके परिजन मारे गए थे, उन्हीं को पता है कि ये सब क्या था, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने ये नरसंहार किया था। इस नरसंहार के विरोध में हमारे लोगों ने अलग अलग टाइटल जो दिए थे वो भी फेंक दिए ब्रिटिशर्स के। अब देखिए कौन कौन से टाइटल थे जो कि फेंक दिए गए थे। ओके, देखो महात्मा गांधी, ठीक है, ओके, महात्मा गांधी जी ने जो टाइटल फेंक दिया था वो केसरे हिंद था, केसरे हिंद टाइटल को रिजेक्ट कर दिया। ओके, इसके अलावा महात्मा गांधी के अलावा जमुनालाल बजाज, ठीक है, सेठ जमुनालाल बजाज, ठीक है, ठीक है, जमुनालाल बजाज जो थे, उन्होंने जो है राय बहादुर की उपाधि, ठीक है, राय बहादुर की जो टाइटल था उसको उन्होंने फेंक दिया। ओके, और उसके बाद में देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी जो सर की उपाधि को छोड़ दिया। सर का जो टाइटल था उन्होंने वो भी छोड़ दिया, सर का जो टाइटल था वो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ओके, और ये कहा कि अगर ब्रिटिशर्स इस तरह के अनह्यूमन वर्क कर रहे हैं तो हमें इस टाइप के टाइटल्स की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज और भी था कि जो ब्रिटिशर्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो इंडिया में ये तैयार की थी, कार्यकारिणी परिषद, जो इंडिया में ब्रिटिशर्स की कार्यकारिणी परिषद जो काम करती थी, उसमें से शंकरन नायर ने भी रिजेक्शन दे दिया था। शंकरन नायर जिन्होंने ब्रिटेन की जो यहाँ पर एक जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल काम कर रही थी, जो इंडिया में काम कर रही थी ब्रिटेन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, कार्यकारिणी परिषद, उससे भी शंकरन नायर ने रिजेक्शन दे दिया था कि हम ब्रिटिशर्स के साथ अनह्यूमन पीपल्स के साथ में वर्क करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ठीक है, उन्होंने भी रिजेक्शन दे दिया था। जैसे कि मैं नाम ले रहा हूं शंकरन नायर,
ठीक है। शंकरन नायर ने भी जो है वायसरॉय कार्यकारिणी परिषद, वायसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल, वायसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजेक्शन दे दिया था, रिजाइन कर दिया था, रिजाइन फ्रॉम वायसरॉय काउंसिल, उनसे रिजाइन कर दिया था। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको लिया, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से इंडिया के लोग जो है इसका ब्रिटिशर्स के टॉर्चर किए जाने का और लोगों के मारे जाने का बड़ा विरोध कर रहे थे। पुलिस चौकियां जलाई जा रही थी पूरे जो 1919 के ईयर में हर जगह पर ये मारकाट बड़े लेवल पे रही। लोगों ने ब्रिटिश चौकीज को, जो ब्रिटिश पुलिस थे उनसे वो हेट करने लगे थे और जलाने लगे थे। लेकिन महात्मा गांधी ने ये कहा था कि जब तक आप बहुत बड़ी एक ब्रॉड बेस मूवमेंट नहीं करोगे, आप लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो हम नुकसान हम भुगत रहे हैं वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्टिंग करने के फेवर में थे। ओके, तो अब नॉन कोऑपरेशन की मूवमेंट की तैयारियां हो रही हैं। उधर 19 अक्टूबर को पूरा देश खिलाफत मूवमेंट भी मना रहा था। ये डेट वैसे भी बहुत फेमस है। इस दिन पूरे देश में खिलाफत मूवमेंट को प्रोसेस किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टर्की खलीफा जो थे वो मार्च में हटा दिए गए थे, मार्च 1919 में हटाए। तो इंडिया में शौकत अली और मोहम्मद अली पूरे देश में खिलाफत मूवमेंट बनाते हैं, वो यही था। खिलाफत मूवमेंट भी इसी साल, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, पूरे देश भर में खिलाफत मूवमेंट भी इसी डेट पे हो चुकी थी। जिस डेट पे हंटर कमीशन बना उसी डेट पे पूरे देश में खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हो चुकी थी, शौकत अली और मोहम्मद अली ब्रदर्स के डायरेक्शन में। ओके, तो इस तरह हुआ। उसके बाद देखिए, अब महात्मा गांधी जो है यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मिलकर जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो हुआ है उसका हम प्रोटेस्ट कर सकें। जब तक इकट्ठे नहीं होंगे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अलग अलग छुटपुट घटनाएं होने से कुछ नहीं चलेगा, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने एक ही बात कही कि इंडिया के अंदर ये जो भी कुछ गलत हो रहा है, जो भी उल्टा पुल्टा हो रहा है, उसके पीछे रीजन इंडियन पीपल ही है। हम लोग उनके गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, हम लोग उनके कपड़े पहनते हैं, मशीनों के बने हुए कपड़े जो इंग्लैंड से यहाँ पर आ रहे हैं उनको हम पहन रहे हैं। हम उनके हर प्रोडक्ट को यहाँ पर परचेज करते हैं, जो भी वो लेके आते हैं सब परचेज करते हैं। मेड इन मैनचेस्टर हम परचेज करते हैं। जो इंग्लैंड में बने हुए जो वाटर का बोतल है, ग्राइप वाटर है, वो हम यूज़ करते हैं। इंग्लैंड से आए हुआ आयरन प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। हर प्रकार के आइटम्स को हम यूज़ करते हैं। और हम ब्रिटिशर्स के नाई, धोबी, पोछा लगाने वाले, सफाई करने वाले, वकील, हर प्रकार से हम ब्रिटिशर्स की जो है सेवा कर रहे हैं। हम ब्रिटिशर्स को सर्विस दे रहे हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि ये सब इंडियंस की गलती है, लेकिन अगर हम चाहें तो ये गलती सुधारी जा सकती है। अगर सारे इंडियंस ब्रिटिशर्स का बॉयकॉट कर दें, किसी भी प्रोडक्ट को ना खरीदें, तो ये ट्रेडर्स यहां से भाग जाएंगे। गांधी जी ये कहते थे कि ये ट्रेडर्स हैं, ये बनिए हैं, बनिए, इनकी जेब में पैसा नहीं होगा तो अपने आप ही भाग जाएंगे यहाँ से। ये इनकी किसी भी टाइप की जॉब आप कर रहे हो छोड़ दीजिए। आप अगर इंग्लिश स्कूल में गवर्नमेंट टीचर हो, इंग्लिश गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, छोड़ दीजिए। बच्चे इंग्लिश स्कूल में जाना छोड़ दो, इंग्लिश कॉलेजेस को रिजेक्ट कर दो। ब्रिटिश प्रोडक्ट जो भी यहाँ पर आ रहे, कपड़े, जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ रिजेक्ट कर दो। और बल्कि जो आपके पास है उसको भी सरेआम लाकर उसको जला दो। इसके ऑप्शन में स्वदेशी अपनाओ। जो हमारे इंडिया में जो बनता है, हमारे लोग जो बनाते हैं, उसको खरीदो, तो हमारे देश के लोगों के पास पैसा जाएगा। हमारे देश के लोग जो बेचारे वीवर्स हैं, बुनकर, और जो आयरन स्मेल्टर, जो लोहार हैं, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। आप उनका सामान खरीदने की बजाय ब्रिटिश से सामान खरीद रहे हो। मान लिया कि मशीनों से बना हुआ सामान सस्ता होता है, आप उसको खरीद रहे हो,
लेकिन नुकसान तो तुम्हारा ही हो रहा है, बाजार तुम्हारे खत्म हो गए हैं। लोकल बाजार सूरत का बर्बाद हो गया, मसूलीपट्टनम मद्रास का बाजार बर्बाद हो गया, आगरा का मार्केट पूरी तरह बर्बाद हो गया। ठीक है, जो हमारे फेमस दिल्ली का हाट बाजार था, शाहजहानाबाद का बाजार था, पूरी तरह बर्बाद हो गया। ब्रिटिशर्स ने पूरे शाहजहानाबाद को बदल कर रख दिया है। 1912 से जब से दिल्ली कैपिटल बनी है उसके बाद देखो कि शाहजहानाबाद का क्या हाल हुआ है। पहले ये मुगल टाइम में शाहजहानाबाद हुआ करता था। शाहजहां की दो बेटियां रोशन आरा और जहां आरा ने शाहजहानाबाद को तैयार किया था। बुरा हाल हो चुका था दिल्ली का। तो हम लोग, गांधी जी कह रहे थे हमारी गलती है, हमारी गलती है कि हमने ब्रिटिशर्स का हर जगह पर साथ दिया। हमने ब्रिटिशर्स को इतने लेवल पे कोऑपरेट किया कि अब वो हमारा यूज करने लगे हैं। वो जानते हैं कि इंडियंस की कमियां क्या हैं, उन्हें पता है कि इंडियंस किस जगह पर टूट जाएंगे, किस जगह पर उनको हम यूज कर सकते हैं, ये सब पता है उनको। तो मैं प्रॉमिस करता हूं, गांधी जी ने कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूं 1 साल, सिर्फ 1 साल ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट मत करो, उनके किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट मत खरीदो, स्कूल कॉलेज सब छोड़ दो, किसी भी टाइप की जॉब कर रहे हो सब छोड़ दो। 1 साल कोऑपरेट नहीं करोगे तो आखिरी में ये लोग यहां से भाग जाएंगे, क्योंकि जब ट्रेड ही नहीं होगा, लोग इनका साथ ही नहीं देंगे, कोऑपरेट ही नहीं करेंगे। अरे सिर्फ 10 लाख ब्रिटिशर्स को, सिर्फ कुछ 5-10 लाख ब्रिटिशर्स को इंडिया के 25-26 करोड़ लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। कुछ 5-10 लाख ब्रिटिशर्स को 25-26 करोड़ लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। कोऑपरेट करना बंद करो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये मूवमेंट शुरू हो गई थी, मतलब कि कोऑपरेशन नहीं करना है, हमें ये चीजें नहीं करनी है, तो ब्रिटिशर्स भाग जाएंगे, 1 ही साल में भाग जाएंगे। तो लोगों ने गांधी जी का साथ देने के लिए तैयार हो गए। गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस के बारे में बातें करते कि अहिंसा के साथ हम लोग लड़ेंगे और हम जीतेंगे, सच की ताकत ब्रिटिशर्स को दिखा देंगे। अपनी यूनिटी दिखाओ, अपनी यूनिटी दिखाओगे ब्रिटिश डर जाएंगे। गांधी जी को पता था कि खिलाफत मूवमेंट में सारे मुस्लिम ब्रिटिशर के खिलाफ हैं, और ऐसे में अगर हम लोग जलियांवाला बाग के अगेंस्ट हो जाएं और सारे इकट्ठे हो जाएं तो ब्रिटिशर्स यहाँ से भाग जाएंगे। और ब्रिटिशर्स की असली जो गर्दन जो है ना इनकी, जैसे मुर्गे की गर्दन होती है, जैसे एक मुर्गा जो होता है ना, एक कोक जो होता है, उसकी गर्दन अगर हम उसको उस पे वार करें तो अपने आप ही मर जाएगा ये। इस तरह की तैयारियों के साथ गांधी जी ने मीटिंग ली। वो मीटिंग कब की मीटिंग थी? जिस तरह वो समझा रहे थे लोगों को, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया इसी तरह गांधी जी लोगों को समझा रहे थे। और वो मीटिंग का जो डेट था, वो मीटिंग का डेट लिख लीजिए, ठीक है, ओके, ये था 23 नवंबर। ओके, ये देखिए इनकी मीटिंग जो थी, ठीक है, महात्मा गांधी की मीटिंग। ओके, मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ, एक बार मैं रफ कर देता हूँ इसको, ठीक है, ओके। तो देखिए बेटा, अब मैं उस मीटिंग की बात कर रहा हूँ जिसमें गांधी जी मोटिवेट कर रहे थे लोगों को कि ऐसे होना चाहिए। उस मीटिंग की डेट थी 23 नवंबर 23 नवंबर 1919, ठीक है। ये जो डेट थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट थी। हिंदू प्लस मुस्लिम, ठीक है, हिंदू प्लस मुस्लिम जॉइंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कॉन्फ्रेंस बाय महात्मा गांधी। ओके, महात्मा गांधी जी ने ये एक जॉइंट मीटिंग लोगों की ली और समझाया, ठीक है। ये जॉइंट मीटिंग जो थी, जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑन नॉन कोऑपरेशन, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। इस मूवमेंट को स्टार्ट करने को लेकर एक मीटिंग इन्होंने ली, जॉइंट कॉन्फ्रेंस किया, ठीक है। उसके बाद में लोगों को समझ में आया कि जो गांधी जी कह रहे हैं वो सही है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर गांधी जी ने इस मूवमेंट को पूरी तैयारी करके, पूरा प्लानिंग हुआ
कि हम कैसे करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि ऐसे होना है कि हम लोग ये जो है स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह हम बॉयकॉट करेंगे, प्रोडक्ट को बॉयकॉट करेंगे। इस तरह लोगों के एक समझाकर उनको पूरा तैयार करके और फिर पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने फाइनली 1 अगस्त 1920 पूरी प्लानिंग करनी पड़ी। 1 अगस्त को फाइनली 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त को ओके 1 अगस्त को 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, लॉन्च कर दिया गया, ठीक है, लॉन्च हो गया, ठीक है, ठीक है, लॉन्च हो गया बाय गांधी जी, ठीक है, बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ओके, महात्मा गांधी के थ्रू ये लॉन्च कर दिया गया। ओके, ये देखिए इनके थ्रू लॉन्च कर दिया गया। लेकिन महात्मा गांधी के लॉन्च करने से क्या होता है, कांग्रेस इस पे पूरी तरह एग्री नहीं थी। अभी कांग्रेस के बहुत सारे लोग इस पे एग्री नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना एग्री नहीं था, वो गांधी जी से बिल्कुल एग्री नहीं थे। बिपिन चंद्र पाल एग्री नहीं थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में इलेक्शन आने वाले थे, आगे आने वाले टाइम में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन थे और इन लोगों को ब्रिटिशर्स का फेवर चाहिए था। ये लोग एग्री नहीं थे, कुछ पॉइंट्स पर एग्री बिल्कुल भी नहीं थे। ओके, तो देखिए जो एग्री नहीं थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, लॉन्च कर दी गई, ठीक है, द मेंबर्स, ठीक है, जो एग्री नहीं थे, द लीडर्स, ठीक है, विच नॉट एग्री विद, ठीक है, एग्री विद महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी के साथ जो एग्री नहीं थे वो कौन थे, ठीक है। जैसे कि एक जो एग्री नहीं था वो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो एग्री नहीं थे। ओके, दूसरा एनी बेसेंट जो एग्री नहीं थी। ओके, और थर्ड नंबर पे बिपिन चंद्र पाल एग्री नहीं थे। लेकिन कांग्रेस के बाकी लोग एग्री थे सारे इस चीज के लिए। महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन को लॉन्च करें और बड़े लेवल पे लॉन्च करें और ब्रिटिशर्स को पसीने दिला दें, कुछ ऐसा हो जाए कि ब्रिटिशर्स कंट्रोल ही ना कर पाए। एनी बेसेंट क्यों नहीं थी इसके लिए तैयार? एनी बेसेंट क्यों तैयार नहीं थी? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ ऐसी मूवमेंट हो जिसमें लोग हाइपर हो जाएं या फिर कोई बहुत बड़ी बात ना हो जाए। जैसे कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग किया था और 1917 में होम रूल लीग को एंड भी कर दिया था। 1916 में होम रूल शुरू किया गया और 1917 में एंड हो गया। तो वो इन चीज़ों को समझ रही थी कि इंडिया के लोगों को एक साथ तैयार करना इतनी बड़ी मूवमेंट के लिए आसान नहीं है। एक तो कास्ट और रिलीजन गैप है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम का भी एक साथ काम नहीं कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात ना हो जाए और आने वाले इलेक्शन में इन चीज़ों को सोल्यूशन किया जा सकता है। अगर हम ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट वे में अगर टारगेट करना चाहते हैं तो हमें अपनी खुद की गवर्नमेंट पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इस तरह की कोई बहुत बड़ी मूवमेंट करनी चाहिए। आने वाले इलेक्शन में अगर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और काउंसिल में आएंगे तो इंडिया के लोगों की ज़्यादा हेल्प हो पाएगी। इसकी बजाय आप कोई बहुत बड़ा मूवमेंट इस तरह का कर रहे हो, इससे इनका मानना ये था, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल ये सोच रहे थे कि इस तरह की कोई मूवमेंट से कोई फायदा नहीं होना है, ब्रिटिशर्स आपकी कोई डिमांड नहीं मानेंगे और इंडिया के लोगों को कोई फायदा नहीं होना इससे, बल्कि इससे भूखमरी और बेरोजगारी फैल जाएगी। इससे भूखमरी और बेरोजगारी फैल जाएगी। जब लोग जॉब छोड़ देंगे तो क्या होगा? फैमिली कैसे चलेगी? फैमिली कैसे चलेगी? कुछ लोग तो इसी पे डिपेंडेड है। अगर कोई सोल्जर ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहा है और वो आर्मी को छोड़ देगा तो क्या करेगा? प्रॉब्लम तो है। बच्चे स्कूल छोड़ देंगे तो उनके पास ऑप्शन क्या है? हम अगर ब्रिटेन का कपड़ा खरीदना बंद कर दे तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? क्या इंडिया के लोग डिमांड पूरी कर पाएंगे? क्या हमारे पास इतनी चीजें हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि क्या ये चीजें पॉसिबल है। लेकिन गांधी जी का ये कहना था कि कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी, शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी।
इस तरह से आर्गुमेंट हुए। ये आर्गुमेंट कब हो रहे थे? पता तो होना चाहिए कि गांधी जी के साथ ये आर्गुमेंट कब हो रहे थे। जब गांधी जी ने लॉन्च किया और कांग्रेस में ये बात रखी गई, वो 2 सेशन हुए, एक सितंबर सेशन 1920 और एक दिसंबर सेशन 1920। एक सेशन कलकत्ता का सेशन था, कांग्रेस सेशन, जिसमें डिस्कशन हो रहा था, और दूसरा सेशन था नागपुर सेशन, दिसंबर का सेशन। ओके, 2 सेशन हुए। कांग्रेस सेशन सितंबर 1920, ठीक है, सितंबर 1920 में, ठीक है, कांग्रेस का सेशन हुआ। कांग्रेस सेशन ऑन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए मैंने एक शॉर्टकट वर्ड यूज किया, एनसीएम। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एनसीएम का मतलब क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एनसीएम पे उन्होंने एक सेशन किया कि किन किन लोगों को प्रॉब्लम है और किस तरह की इसमें और चीजें बेटर की जा सकती हैं। गांधी जी ये कांग्रेस का फर्स्ट सेशन जो कर रहे थे, ये कलकत्ता में हो रहा था, कैलकाटा में ये सेशन इन्होंने किया। वेस्ट बंगाल में ये सेशन हुआ था। ओके, तो देखिए, ये वो लीडर्स थे जिनके बारे में मैंने कहा था कि ये लोग महात्मा गांधी का साथ नहीं देंगे नॉन कोऑपरेशन में। ओके, फिर उसके बाद में एक और सेशन हुआ, दिसंबर, ठीक है, दिसंबर सेशन हुआ, दिसंबर 1920। ओके, ये सेशन जो हुआ था, ये कांग्रेस का दूसरा सेशन था नॉन कोऑपरेशन के बारे में। ओके, और इस सेशन में भी डिस्कशन होनी थी। ओके, ऑन एनसीएम पर दूसरा सेशन हुआ, और ये दूसरा सेशन जो था ये नागपुर का सेशन था। नागपुर, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। उस समय मिडिल प्रोविंस हुआ करता था, मिडिल प्रोविंस, ठीक है, मिडिल प्रोविंसल एरिया, प्रोविंसल, एमपी, ठीक है। उस समय महाराष्ट्र नहीं होता था, मिडिल प्रोविंसल एरिया ये कहलाता था। या तो बॉम्बे स्टेट हुआ करता था या फिर मिडिल प्रोविंसल होता था, या तो बॉम्बे स्टेट हुआ करता था या फिर मिडिल प्रोविंसल, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया भी था कि इंडिया में इन्होंने बॉम्बे टू थाने एक रेलवे भी शुरू की थी 1853 में। रेलवे यानी कि मिडिल प्रोविंसल एरिया से बॉम्बे तक इनको जाना होता था। 2 स्टेट कन्वर्ट होते थे उसमें। मिडिल प्रोविंसल एरिया को यानी कि पुणे को बॉम्बे से जोड़ा गया था, पुणे और बॉम्बे, इस तरह से 2 होते थे उस समय, ठीक है। महाराष्ट्र नहीं होता था उस टाइम में। ओके, अब बात आती है 2 सेशन हुए, और दोनों सेशन में कांग्रेस ने भी गांधी जी की इस मूवमेंट को मंजूरी दे दी। कुछ लोग अगेंस्ट रहे, लेकिन फिर भी मंजूरी हो गई। फिर बड़े लेवल पे कांग्रेस का पूरा साथ मिलकर 1 जनवरी 1921 से एक ब्रॉड बेस मूवमेंट लॉन्च हो चुकी थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बड़े लेवल पे। महात्मा गांधी की शुरुआत 1 अगस्त थी कांग्रेस की तरफ से, और पूरे देश में एक साथ मूवमेंट शुरू हुई, वो 1 जनवरी था। ओके, 1 जनवरी 1921 को, ठीक है, ए ब्रॉड बेस मूवमेंट मूवमेंट, ठीक है, स्टार्ट हो गई। मूवमेंट स्टार्ट हो गई, जो कि पूरे देश भर में मैसेज पे मैसेज पहुंचाए गए, कांग्रेस के थ्रू और अदर पार्टीज के थ्रू अलग अलग जगह पर ये मैसेज पहुंचाए गए। ओके, मैसेज यही थे कि कोऑपरेट नहीं करना है किसी को किसी भी लेवल पे। लोगों ने इसका मतलब भी अलग अलग निकाला। गांधी जी के इस मैसेज का लोगों ने अलग अलग मतलब निकाला। जैसे कि एग्जाम्पल, पहले कहानी सुन लो और फिर हम उसको लिख लेंगे। पहले कहानी सुन लो। जैसे कि मैं ये कहूं कि जब आसाम के अंदर टी गार्डन्स में लगे हुए प्लांटर वर्कर थे, जो प्लांट के वर्कर थे, उन्होंने कहा कि गांधी राज आ गया, महात्मा गांधी महाराज की जय, और इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट की उड़ा दो धज्जियां। हम इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो हमारे ऊपर लगा है 1859 से, जो हमारे ऊपर चल रहा है, कि हमारा एग्रीमेंट अपने आप ही रिन्यू हो जाता है। ब्रिटिशर्स हमें घर जाने को नहीं दे रहे हैं। हम लोग यहाँ सालों से पड़े हुए हैं, इन टी गार्डन्स की मट्टी खा रहे हैं, और ये हमें घर नहीं जाने दे रहे हैं। हमारा बिहार हमें याद कर रहा है, हमारा उड़ीसा हमें याद कर रहा है, ठीक है।
हमारा वेस्ट बंगाल हमें याद कर रहा है और अब गांधी राज आ गया, हमें डरने की जरूरत नहीं है। छोड़ दो आसाम के टी गार्डन को और उड़ा दो धज्जियां इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट की जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर लगा रखा है। और ये गांधी महाराज की जय करते हुए प्लांट को छोड़कर आ गए नीचे, आसाम से भाग आए। हजारों वर्कर्स आसाम के प्लांट को छोड़कर भाग आए। आज जब ब्रिटिशर्स को पता लगा तो ब्रिटिशर्स इनके पीछे पीछे, डंडे लेके इनके पीछे पीछे कि भाग गए वर्कर भाग गए। अब क्या करें, ये वर्कर आगे आगे, पुलिस वाले पीछे पीछे। अब वर्कर अपने घर जाना चाहते थे, उनको ब्रिटिशर्स की नौकरी नहीं करनी थी। एग्रीमेंट को मारो गोली, एग्रीमेंट से कोई मतलब नहीं है। और ये भाई वहाँ से आसाम से भागकर पहाड़ियों से, जो आसाम की टी गार्डन की पहाड़ियाँ थी वहाँ से भागकर ये दिसपुर तक पहुँच गए। दिसपुर के बाद गुवाहाटी पहुँचे, किसी तरह से गुवाहाटी पहुँचे। अब गुवाहाटी से बिहार, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल इनको जाना था। गुवाहाटी से जो इनको ट्रांसपोर्ट मिलना था वो नहीं मिला। गुवाहाटी में फंस गए बेचारे। और पुलिस ने, ब्रिटिश पुलिस ने इनको चारों तरफ से घेर लिया और पकड़ लिए गए। सारे वर्कर पकड़ लिए गए। कुछ लोगों ने वहां पर विरोध भी किया, लड़ाई भी लड़ी, मारे गए, वहीं की वहीं मारे गए। करीबन ये मान के चलोगे 50 से 100 वर्कर वहां पर मारे गए। पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, आपस में पिटे भी और मारे भी गए। बाकी वर्कर डर गए और डर के मारे वापस आसाम के प्लांट में चले गए। कोई फायदा नहीं हुआ। जब ये बात पता लगी बंगाल में तो वहाँ पर भी इस चीज़ को लेकर बड़े लोग सेंटी हुए और उन्हें आसाम के वर्कर्स के लिए बड़ी हमदर्दी दिखाई और वहाँ पर उन सब ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आगे शुरुआत की। इसका असर बंगाल के पोर्ट पे, कलकत्ता पोर्ट पे रहा। कलकत्ता पोर्ट पे व्यापार डाउन हो गया। कलकत्ता के लोगों ने सरेआम होली जलाई। जैसे कि वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट बड़ा फेमस लीडर था बिपिन चंद्र पाल, लेकिन बिपिन चंद्र पाल नॉन कोऑपरेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी कुछ हिस्सों में गांधी जी की तस्वीरें बनाई गई। गांधी जी को श्री कृष्ण मान लिया गया। गांधी जी हमारे लिए श्री कृष्ण है भाई। जैसे महाभारत में अर्जुन के सारथी के रूप में श्री कृष्ण रहे थे, अर्जुन को डायरेक्शन दे रहे थे कि अर्जुन ऐसे कर, अर्जुन वैसे कर, ये कर, वो कर, महाभारत का युद्ध जीत जाएगा। अर्जुन वैसे कर, ऐसे कर। तो बंगाल के लोगों ने महात्मा गांधी की फोटोज बनाई, बिहार के लोगों ने, बंगाल के लोगों ने, आसाम के लोगों ने, और गांधी महाराज की जय बोली, उसको श्री कृष्ण की तरह पूजना शुरू कर दिया। और ये कहा कि भारत के लोग जो हैं वो अर्जुन हैं, वो रथ में बैठे हुए हैं पीछे, और महात्मा गांधी श्री कृष्ण हैं। तो वो भारत के लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं। वो भारत के लोग जो है वो अर्जुन हैं, उनको वो डायरेक्शन दे रहे हैं। और भारत के लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो महाभारत का युद्ध छेड़ दिया है उसे जरूर जीत जाएंगे, क्योंकि हमारा रखवाला महात्मा गांधी है। तो इस तरह की बहुत सारी फोटोज वहां बनाकर महात्मा गांधी की जय जयकार होने लगी। जब ये बात पता लगी आंध्र प्रदेश में कि महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, तो आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियाँ हैं आंध्र प्रदेश में। वहाँ पर जो ट्राइबल जाति के लोग हैं, एक्चुअल में बिहार और जो इधर आंध्र प्रदेश का एरिया पड़ता है, उड़ीसा का एरिया पड़ता है, ट्राइबल बहुत है। जैसे कि आप सुना होगा आपने, बिहार, वेस्ट बंगाल में संथाल ग्रुप के लोग बहुत हैं, मुंडा ग्रुप के लोग बहुत हैं, बिरसा मुंडा, आपने पढ़ा भी था बिरसा मुंडा के बारे में। तो संथाल ग्रुप के लोग बहुत हैं, बिरसा मुंडा ग्रुप बहुत है वहाँ पे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश जाओगे तो गोल्ला, कुरुमा, कुरबा ये आपको मिलेंगे, बेगाज मिलेंगे, ओरान मिलेंगे, ठीक है, और इस बेगाज ओरान मिलेंगे। इसके अलावा गोंड पीपल मिलेंगे, गोंड पीपल गोंडवाना लैंड कहलाता है। दोबारा सुनो, मेघालय की तरफ जाओगे तो आपको वहाँ पे जो जाति के लोग मिलेंगे वो अहोम जाति के लोग मिलेंगे, मेघालय आसाम की तरफ।
फिर नीचे उतरोगे तो वेस्ट बंगाल के नज़दीक आपको संथाल और ओरान मुंडा ग्रुप मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको गोंड पीपल, बेगाज, ओरान ये सब मिलेंगे, बेगाज मिलेगा और गोला कुरुमा कुरुबा ये मिलेंगे। आंध्र प्रदेश की तरफ नीचे बढ़ते हुए तो आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में इन गोला कुरुमा और कुरुबा ने और गोंड पीपल ने शुरू कर दिया गांधी महाराज की जय, गांधी महाराज की जय। गांधी राज आ गया, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। और फॉरेस्ट रूल की उड़ा दो धज्जियां, जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर जंगल के रूल लगा रखे हैं। आपको पता ही है कि डाइट्रीज ब्रांडिस के आने पर यहाँ पर जंगल के कानून लगे थे। 1864 में डाइट्रीज ब्रांडिस इंडिया में आया और 1865 से ही 1864 में डाइट्रीज ब्रांडिस जर्मन एक्सपर्ट था, वो आया और उसने 1865 में ही प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट बना दिए थे। जंगल के कानून लग गए थे जिनसे ट्राइबल पीपल की लाइफ नरक हो गई थी। जंगल में इनको जाने नहीं दिया जाता और इन्हीं बेचारों से लकड़ियां कटवाई जाती है। जंगल में इनको जाने नहीं दिया जाता, लेकिन इन्हीं लोगों से जंगल के फ्रूट्स कलेक्ट करवाए जाते हैं। जंगल में इनको जाने नहीं दिया जाता, लेकिन जंगल के सारे काम इन्हीं से करवाए जाते हैं, नौकरी करवाई जाती है बेचारों से। जो पहले जंगल के राजा हुआ करते थे वो नौकरों की तरह काम कर रहे हैं और सारे मजे अंग्रेज लूट रहे हैं। जंगल के सामान को खुद बेचते हैं बढ़िया पैसे में और इकट्ठा इनसे करवाते हैं। सामान बेचा जाएगा हजारों रुपए में, इनको मजदूरी देंगे 2 रुपये 5 रुपये। क्या अंधेर नगरी हो रही है। जंगल के लोग गुस्से में आ गए। अब वहां का ट्राइबल लीडर सुनो, जो ट्राइबल लीडर जिन्होंने लोगों को मोटिवेट किया गांधी जी के नाम पर, अल्लूरी सीताराम राजू, नाम बड़ा अजीब है। जो ट्राइबल पीपल था वहां का जो हेड था अल्लूरी सीताराम राजू, गुडेम पहाड़ियों में सारे ट्राइबल्स को इकट्ठा कर लेता है और उसके बाद में शुरुआत हो जाती है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जो जंगल के अंदर जो ब्रिटिश जो फॉरेस्ट ऑफिस बनाए गए थे, डाक बंगलो, जिनको डाक बंगलो कहते थे, अंग्रेजों का जो डाक बंगले होते थे, डाक बंगला शब्द उन्हीं से आया है कि वो डाक बंगला बनाते थे जंगल में। एक कोठी, अंग्रेजों की कोठी जो जंगल के बीचों बीच बढ़िया सी बनाई गई है, इन्होंने सारे डाक बंगले लूट लिए, सारे डाक बंगले लूट लिए और जो भी कागज मिले जंगल से रिलेटेड सब जला दिए और गुरिल्ला वार शुरू कर दी। गुरिल्ला वार क्या होती है, छुपी हुई लड़ाई होती है। जंगल के ट्राइबल जो बेगाज कम्युनिटी के सबसे बेस्ट हंटर माने जाते हैं, इंडिया में इससे बढ़िया हंटर कोई नहीं है, बेगाज कम्युनिटी। और ट्राइबल पीपल बेगाज को क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर चुके थे कि क्रिमिनल है। ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग वो ट्राइबल जो सेटल होकर एग्रीकल्चर नहीं करते और जगह जगह घूमते फिरते हैं, जिन पे ब्रिटिशर का कंट्रोल नहीं है, वो ट्राइबल है, वो क्रिमिनल है सारे के सारे। ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग वो क्रिमिनल है जो उनके कंट्रोल में नहीं है। तो बेगाज कम्युनिटी कभी इनके कंट्रोल में नहीं रही, उन्होंने कभी इनकी नौकरी नहीं की। तो सारे बेगाज और गोला कुरमा इकट्ठे हो गए और बरसने लगे तीर पे तीर और गुरिल्ला वार शुरू हो गई। और लीडर कौन है, अल्लूरी सीताराम राजू, लोगों को मोटिवेट कर रहा है और शुरू हो गया गांधी राज, गांधी बाबा की जय, भारत माता की जय, और तोड़ दो इस रूल को और जंगल हमारा है, जंगल हमारी माँ है और जंगल, हम जंगल के मालिक, बाकी जाओ भाड़ में। ठीक है, अंग्रेज आए तो पिटो, जंगल में इतना धो कि दोबारा आए ना यहाँ पे। गुरिल्ला वार शुरू हो गई। जंगल में आते लोग, ब्रिटिशर्स आते, ब्रिटिश टुकड़ियां आती, पिट के जाते, एक भी जिंदा नहीं बच पाया। तो ब्रिटिशर्स ने भी फुल तैयारियां की कि भाई इस चीज़ को रोको किसी तरह से, और वो वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर बहुत सारे जो थे सैनिक वगैरह लेकर पहुँचे और फिर बाद में अल्लूरी सीताराम को पकड़ लिया इसको। फाइनली अल्लूरी सीताराम राजू को 1924 में फांसी दे दी गई सबके सामने। लोग अल्लूरी के बारे में ये कहते थे कि इसके अंदर जादुई शक्ति है, जैसे बिरसा मुंडा के बारे में लोग कहते थे कि बिरसा मुंडा जो 1900 में जिसकी डेथ हो गई थी, 1895 में बिरसा मुंडा ने रिवोल्ट किया था, फिर 2 साल वो जेल में गया। 1895 में वो जेल में गया, 97 में उसे जेल से छोड़ा गया, फिर 3 साल तक फिर उसने और वार लड़ी जमींदारों और ब्रिटिशर्स के खिलाफ। फाइनली 1900 में बिरसा की डेथ हैजा से हो गई थी, कोलेरा से।
तो इसी तरह से अल्लूरी सीताराम राजू भी गुडेम पहाड़ियों में लड़ रहा था और आखिरी में फांसी पे लटका दिया गया 1924 में। तो नॉन कोऑपरेशन की कहानियां बड़ी लंबी लंबी हैं कि लोगों ने इस चीज को कैसे लिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आसाम हो गया, याद रखना बच्चों, आसाम के बारे में मैंने बता दिया आपको, और आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बारे में समझ चुके हो। आसाम के टी गार्डन प्लांटर्स, टी गार्डन वर्कर्स, और इधर आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियां। अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु में गंटूर डिस्ट्रिक्ट, ये बड़ा फेमस रहा नॉन कोऑपरेशन के टाइम में, गंटूर डिस्ट्रिक्ट। अब ब्रिटिशर ने क्या किया, तमिलनाडु के जो कैपिटल मद्रास थी, जो पहले मद्रास ही कहलाता, तमिलनाडु तो बाद में बनाई, वो मद्रास का एरिया था, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो वहाँ पे क्या होता था, गंटूर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ की औरतें यहाँ पर लगी हुई ब्रिटिश वाइन शॉप से बड़ी दुखी थी। ब्रिटिश वाइन फैक्ट्रीज लग चुकी हैं, वाइन शॉप यहाँ पर लग चुकी है, बहुत सारी शॉप्स लग चुकी है, बहुत सारी फैक्ट्री लग चुकी है, और वहाँ के जो तमिल पीपल्स थे, जो तमिल मैंस थे, वो वहाँ शराब पीते हैं और घर वाले सारे परेशान। तो इन औरतों को बहुत दिनों से कोई मौका चाहिए था, मौका मिल गया। गांधी बाबा की जय, और लेके शुरू कर दिया इन्होंने, पिकेटिंग करना शुरू कर दिया। पिकेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जब बहुत सारे आदमी या कोई ग्रुप, चाहे वो औरतों का कोई ग्रुप हो, चाहे आदमियों का कोई ग्रुप हो, किसी फैक्ट्री को घेर लें, किसी फैक्ट्री को घेर लें और वहाँ पे फैक्ट्री ओनर को अंदर ना जाने दें और फैक्ट्री को घेर लें और तोड़ फोड़ मचा दें, उसको पिकेटिंग बोलते हैं। तो औरतों ने पिकेटिंग कर दी, वहाँ जितनी भी फैक्ट्रीज थी, वाइन फैक्ट्री, वाइन शॉप थी, सबको तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। अपने देसी हथियारों के साथ वो कूद पड़ी। अब आप जानते हो औरतों के देसी हथियार क्या होते हैं, वही चकला, बेलन, फूकनी वगैरह लेके टूट पड़े, धमाधम धमाधम, जो आता वो पिट के जाता, फैक्ट्री ओनर आता पिट के जाता, और औरतों के हाथ पिटते। ये बड़ी बेइज्जती वाली बात थी, ये और भी बेइज्जती वाली बात थी। तो बढ़ चढ़ के भाग लिया, बड़े लेवल पे कई दिनों तक चलता रहा, लगभग पूरे साल भर ये चलता रहा, ठीक है, पिकेटिंग हुई बड़े लेवल पे। गांधी महाराज की जय, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, गंटूर डिस्ट्रिक्ट में बड़ी फेमस हुई। ओके, फाइनली वहाँ पर बहुत सारी दुकानें तोड़ दी गई, शराब की बोतलें फोड़ दी गई, फैक्ट्रीज बंद कर दी गई, ताले लगा दिए गए, उनकी मशीनें तोड़ दी गई जहाँ वो इंग्लिश वाइन शॉप बना रहे थे, तोड़ फोड़ हुई बहुत भयंकर लेवल पे, और ये पूरे साल भर चलता रहा। उसके बाद फिर थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया की तरफ आते हैं, थोड़ा और घूम जाते हैं, इधर बिहार यूपी की तरफ। बिहार यूपी के नज़दीक अवध एरिया पड़ता है, अवध का एरिया। अब अवध एरिया में क्या हुआ कि अवध एरिया में हमारे और भी कांग्रेसी लीडर वहाँ पहुँचे। अवध के किसान टैक्स नहीं देना चाहते थे। जैसे कि बिहार में आपको पता था कि चंपारण मूवमेंट हुई थी, बिहार का जो एरिया था चंपारण मूवमेंट का एरिया था, वहाँ लोग जानते थे गांधी जी को भी, बहुत सारे लोगों को भी। और अवध एरिया ये भी यूपी और बिहार का मिक्स पार्ट था पूरा। अवधपुरी तो आप जानते हो, वैसे भी रामायण का पूरा जो चैप्टर है वो अवधपुरी में ही होता है, अयोध्या नगरी अवधपुरी, अयोध्या नगरी अवधपुरी, तो ये पूरा एरिया है। अब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लीडर पहुंच गए वहां पे। यहाँ के किसानों को मोटिवेट किया गया। अब यहाँ पर एक जबरदस्त किसान लीडर था अवध में, बहुत ही जबरदस्त किसान लीडर। कहते हैं कि ये किसान लीडर बनने से पहले इसको अंग्रेज गुलाम बना के, स्लेव बनाकर अंग्रेजों ने इसको कैरेबियन आइलैंड पे रखा था, फिजी आइलैंड, फिजी, कैरेबियन नहीं, फिजी आइलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक पड़ता है। एक आइलैंड ऐसा जहाँ पर इसको लोग स्लेव की तरह ले गए थे, एग्रीमेंट पे ले गए थे। ये एक गिरिमिटिया मजदूर था। अभी गिरिमिटिया मजदूर क्या होते हैं? गिरिमिटिया मजदूर वो होते हैं जिसको ब्रिटिशर्स आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या वेस्ट बंगाल से खरीद कर लेके जाएंगे। खरीद कर मतलब एग्रीमेंट पे लेके जाएंगे, ठीक है, और फिर ये बहुत साल तक, 10, 15, 20 साल तक वहाँ रहेंगे, वहाँ किसी माइंस में काम करेंगे,
और जहां ये काम करने गए हैं वहां पर और भी बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं, स्लेव, नौकर के रूप में। अफ्रीका से भी लोग आए हुए हैं, फिजी में अफ्रीका के लोग भी थे, इंडोनेशिया के लोग भी थे, कुछ चाइनीज भी थे, कुछ मलेशियन भी थे, कुछ इंडियन भी थे, कुछ मुस्लिम कंट्री के लोग भी थे। तो ये क्या है, अलग अलग जगह से खरीद के ले जाए जाते थे। पहले के ज़माने में स्लेव ट्रेड होता था, दास व्यापार। तो ये जो लीडर था, ये दास व्यापार के थ्रू फिजी आइलैंड पहुंच गया था। अब नाम नहीं जानना चाहोगे, नाम बड़ा फेमस था, बाबा रामचंद्र सन्यासी। बाबा रामचंद्र सन्यासी, ये बड़ा फेमस हुआ। ये गिरमिटिया मजदूर था। तो जो गिरमिटिया मजदूर होते हैं ना, जब वो उस आइलैंड पे रह के आएंगे तो वो अलग अलग टाइप की लैंग्वेज जानते हैं। उनको इंडोनेशियन आती है, उनको मुस्लिम आती है, उनको इंडियंस भी आती है, उनको अफ्रीकन भी आती है, वो जावा के लोगों की लैंग्वेज भी जानते हैं, क्योंकि फिजी आइलैंड के नज़दीक जो पूरा एरिया पड़ता है ये, तो ये अलग अलग टाइप की लैंग्वेज जानता है। अच्छा, जो बाहर रह के आते हैं उनको हमारी सोसाइटी के लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ये एक बहुत बुरी बात होती थी, क्योंकि वो क्या है कि उसका बोलने का तरीका, रहने का तरीका, बालों की स्टाइल, कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, वो पूरा चेंज हो चुका होता है। अगर 15-20 साल कोई इधर बाहर कहीं रह के आएगा तो वो पूरा बदल जाएगा, सबको पता है। अब एक बात बताओ, आपने कभी गिरगिट सुना है? गिरगिट, गिरगिट जो पेड़ों पे रहता है, गिरगिट जो कि मच्छरों को खा लेता है। गिरगिट की खासियत क्या होती है? वो बहुत जल्दी रंग पलट लेता है, समझ रहे हो? पत्तियों के अकॉर्डिंग रंग कर लेगा, फूल के अकॉर्डिंग रंग कर लेगा अपना। तो गिरमिटिया मजदूर समझ में आ गए? रंग बदलने वाले, इनका रंग बदल जाता था, गिरमिटिया मजदूर। ये नाम इनको इसी वजह से दिया गया क्योंकि ये बदल गए थे, गिरगिट की तरह बदल जाते थे। तो गिरमिटिया मजदूर ये रहकर आया था, गिरमिटिया मजदूर। ओके, तो जब ये अवध के अंदर ये आया तो अवध के लोगों को इसने बड़ा मोटिवेट किया। अवध के अंदर जबरदस्ती किसानों से टैक्स वसूला जाता था। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि खेड़ा के किसानों से कैसे जबरदस्ती टैक्स वसूला जा रहा था, जबकि उनकी क्रॉप फेलियर भी हो गई थी। खेड़ा के किसानों को कितनी प्रॉब्लम थी। इसी तरह से अवध में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इनको जबरदस्ती बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था, बहुत दिक्कतें थी, बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने अवध के किसानों को मोटिवेट किया और अवध किसान सभा बनाई, अवध किसान सभा बनाई। और अवध के किसान बिल्कुल तैयार हो गए कि नहीं देंगे टैक्स, आने दो ब्रिटिशर्स को, पिट के जाएंगे, आने दो ब्रिटिशर्स को, हम नहीं देंगे टैक्स, चाहे कुछ हो जाए हम नहीं देंगे टैक्स। और कोई जमींदार हमें टॉर्चर करे वो भी पिटेगा, वो भी पिटेगा, आने दो, देखी जाएगी जो होगा। गांधी महाराज की जय हो। ठीक है, चारों तरफ ये मूवमेंट बड़े लेवल पे हो रही थी। पंजाब, दिल्ली शामिल हुआ इसमें, क्योंकि कांग्रेस का मेन एरिया तो यही था। पंजाब दिल्ली बहुत मेन एरिया था ये, यहाँ पर बड़े लेवल पे मरोड़ में और पंजाब के और इधर पाकिस्तान के लोग, यानी कि उस समय जो सिंध एरिया कहलाता था, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, ये एरिया जो था ये तो पहले से ही तैयार था। बताओ क्यों तैयार था? 19 अक्टूबर, सॉरी मैं भूल गया, यहाँ डेट थी एक, 19 अक्टूबर को खिलाफत मूवमेंट, ये लोग तो पहले ही तैयार थे। 19 अक्टूबर को खिलाफत मूवमेंट लाहौर में लॉन्च कर दी गई थी। 19 अक्टूबर को लाहौर के जो दो लीडर थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, वो तो बिल्कुल तैयार थे। लाहौर पंजाब तो पहले से रेडी है। अब ये दोनों तरफ से जो मूवमेंट बनी है पूरे इंडिया भर से, अंग्रेजों की जो नींव हिल गई है। समझ नहीं आ रहा कि किसको कंट्रोल करें, किसको छोड़े, किसको करें, कि आंध्र प्रदेश के ट्राइबल्स को कंट्रोल करें, कि अवध के बाबा रामचंद्र सन्यासी को कंट्रोल करें, कि हम आसाम के प्लांटर को कंट्रोल करें, कि हम ये दिल्ली की तरफ हो रहा है इसको कंट्रोल करें, कि पंजाब में और लाहौर में खिलाफत शुरू हो गई इसको कंट्रोल करें, कि क्या कंट्रोल करें समझ नहीं आ रहा। ब्रिटिशर्स को समझ नहीं आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब भाग जाएंगे। पूरे 1 साल भर बड़ी लेवल पे मूवमेंट रही, अब भाग जाएंगे। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कंट्रोल करें। खिलाफत और असहयोग यानी कि नॉन कोऑपरेशन एक साथ था। ओके, 19
21 तक बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन फाइनली ये चीजें बहुत बड़े लेवल पे फेल हो गई। चोरी चोरा, ठीक है, चोरी चोरा गोरखपुर, गोरखपुर यूपी, गोरखपुर यूपी, बड़ी बात हो गई। मूवमेंट बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी मूवमेंट चल रही थी, लेकिन बड़ी बात हो गई। गांव के लोगों ने बड़ा साथ दिया महात्मा गांधी का, शहर के लोगों ने भी साथ दिया, लेकिन 1922 में आते आते शहर के लोग गांधी जी का साथ नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जब शहर के लोगों ने नौकरियां छोड़ दी तो उनके बच्चों को प्रॉब्लम होने लगी। शहर के लोग धीरे धीरे गांधी जी का साथ छोड़ रहे थे, लोग दुकानें फिर खोल रहे थे, लोग ब्रिटिश प्रोडक्ट को फिर खरीद रहे थे, क्योंकि ऑप्शन में कुछ था नहीं। इंडिया के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारा मटेरियल नहीं बना पाते और महंगा बनता था। जो भी कपड़े होते थे वो ब्रिटिशर्स से बहुत महंगे बन रहे थे। हम लोग इंडियंस की डिमांड को पूरा नहीं कर पाए। नॉन कोऑपरेशन धीरे धीरे फेल होने लगा था। शहरी क्षेत्र में जो क्रेज स्टार्टिंग में था वो नहीं रहा था। बच्चे स्कूल में वापस जाने लगे, ब्रिटिश स्कूल में जो ब्रिटिशर्स की जॉब कर रहे थे वो वापस जॉब पे जाने लगे, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया, 1 साल भर चलता रहा है लगभग पूरा। इतना टाइम नहीं हो सकता था, इतना टाइम चीजें नहीं हो सकती थी। फिर एक दिन ऐसा हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। 5 फरवरी को 1922 में चोरी चोरा एक जगह गोरखपुर यूपी में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में, जब नॉन वायलेंस करती हुई एक भीड़, एक पब्लिक प्रोटेस्ट जो कि महात्मा गांधी के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे। एक्चुअल में दिल्ली में थे महात्मा गांधी, लेकिन ये लोग महात्मा गांधी से आगे थे, यूपी गोरखपुर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। पूरी तरह से ये लोग पीसफुल, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे। इसमें आरएसएस ग्रुप के लोग भी थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो 1920 में ही महात्मा गांधी की हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था। नौजवानों की एक मंडली, यंग जनरेशन की एक मंडली आरएसएस, ये इसमें शामिल हो चुकी थी। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो उस समय बन चुका था, गांधी जी की हेल्प कर रहे थे ये। जब ये लोग यूपी के गोरखपुर में पहुंचे, चोरा चोरी में पहुंचे, तो पुलिस बड़े एग्रेसिव मूड में थी। ब्रिटिश पुलिस वालों ने इन सत्याग्रहियों पर, जो चुपचाप बड़े शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, नॉन कोऑपरेशन का, डंडे बरसाए। वो निक्करधारी ब्रिटिश पुलिसमैन और उनका एक ऑफिसर, वो लगभग 22 मैन थे, एक ऑफिसर और 21 पुलिस कांस्टेबल, एक ऑफिसर और 21 पुलिस कांस्टेबल डंडे मारने लगते हैं। इनको कहा जाता है कि आप ये गलत कर रहे हो, हम लोग पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना मूवमेंट कर रहे हैं, आप लोग टॉर्चर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ब्रिटिश पुलिस ने इनकी बात नहीं सुनी और इनको पीटा। आरएसएस के जो लोग थे, नौजवान थे, वो गुस्से में आ गए, गुस्से में आ गए और उन्होंने ब्रिटिश पुलिस वालों को वहीं की वहीं धमाधम ठोकना पीटना शुरू कर दिया। वहीं की वहीं पुलिस और पब्लिक में, दोनों में कूटापीटी हो गई, ढंग से कूटापीटी हो गई। और फिर पब्लिक इतनी ज़्यादा भड़क गई कि इन 21 पुलिस कांस्टेबल को और एक ऑफिसर को पकड़ के उन्हीं की चौकी में बंद किया गया और चारों तरफ से चौकी को बंद करके मिट्टी का तेल डाल के जिंदा ही आग लगा दी, जला दिया। भयंकर लेवल पे जिंदा ही पुलिस वाले चल गए वहां पे। एक ऑफिसर था और 21 पुलिसमैन थे। चोरी चोरा हत्याकांड, क्योंकि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो पंजाब के आरएसएस के लोग थे। पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्होंने देखा था और ये सही मौका था, चौकी में बंद किया और आग लगा दी। और इसके बाद रुका नहीं काम,
और भी बहुत सारी जगह पर घटनाएं हुई ऐसी। ये तो 5 फरवरी की बात है। यूपी में और इधर यूपी के और अलग अलग जगह पर, इलाहाबाद के आसपास यूपी में और लखनऊ के आसपास और भी घटनाएं हुई। पुलिस वालों को पकड़ के लाठियों से मार मार के पीट के मार दिया गया। और भी जगह जगह पर उनको, उनके ऑफिस जलाए गए, उनको मारा पीटा गया, जिंदा जला दिया गया, सरेआम बीचों बीच चौक चौराहे पर उनको जलाया गया। घटनाएं बहुत बड़े लेवल पे होने लगी। महात्मा गांधी को इस बारे में पता लगा जब लगातार 3-4 घटनाएं हुई। 5 फरवरी के बाद 7, 8, 9, 10 तक लगभग लगातार 3-4 दिन में बहुत बड़ी घटनाएं हुई। गांधी को इस बारे में पता लगा कि भाई ये सब कुछ हो रहा है। गांधी जी ने कहा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्योरली नॉन वायलेंस मूवमेंट है। किसी भी इंडियन पीपल्स को मैं ये राइट नहीं देता कि वो मेरे नाम पर किसी भी जगह पर किसी भी आदमी को जिंदा जला दे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये नहीं होगा। इंडियन पीपल्स में और ब्रिटिश पीपल में क्या अंतर रह गया फिर? अगर इन फ्यूचर आप लोगों ने आज ब्रिटिशर्स को जलाया है, इन फ्यूचर अगर आपके ब्रदर्स के साथ या आपकी फैमिली में आपकी फाइट हो जाती है तो आप तो उनको भी जला दोगे। क्या एक हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन इस तरह से हो सकता है? जबकि मैंने ये कहा था, गांधी जी कह रहे हैं लोगों को कि जबकि मैंने ये कहा था कि ये प्योरली नॉन वायलेंस मूवमेंट है। मेरे साथ जितने भी लोग आए हैं, मेरे को उनकी पूरी सिक्योरिटी करनी होती है। उनके फैमिली मेंबर्स इस भरोसे में मेरे साथ मुझे उनको भेज रहे हैं कि गांधी जी के साथ जा रहे हैं, इनकी डेथ नहीं होगी कम से कम। और कोई ब्रिटिशर्स मेरे साथ आने वाले को गोली नहीं मार सकता, जेल में डाल सकता है, टॉर्चर कर सकता है, गोली नहीं मार सकता। लेकिन जिस तरह की तुम लोग घटनाएं कर रहे हो, आर पार गोलियां भी चलेंगी, लोग मारे जाएंगे। इस तरह से हमें आज़ादी नहीं चाहिए। गांधी जी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि इंडियंस को अभी और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सत्याग्रहियों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नॉन वायलेंस पर ही इंडिया को आज़ादी दिलाई जा सकती है। चाहे ब्रिटिशर्स कितने ही टॉर्चर करें, वो झुकेंगे एक दिन। सच की ताकत के सामने उनको झुकना ही पड़ेगा। आखिरी में गांधी जी ने 11 फरवरी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। 11 फरवरी को क्विट कर दिया गया। 11 फरवरी को 1922 में 11 फरवरी को 1922 में एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्विट कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया गया। कॉल ऑफ का मतलब है बंद कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। और 2 दिन के बाद गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया। गांधी जी को 22 पुलिस वालों के हत्याकांड में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया कि गांधी जी की डायरेक्शन में ये हुआ है। महात्मा गांधी ने या महात्मा गांधी के कहने पर यह हत्याकांड हुआ है। उसको अरेस्ट कर लिया गया और 6 साल की सजा हुई। 6 साल की सजा हुई। गांधी जी को जेल में डाल दिया। कब पकड़ा गया? 13 मार्च को 1922 में गांधी जी को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। लेकिन 2 साल के बाद इनको छोड़ दिया गया। 2 साल के बाद छोड़ दिया गया। कुछ हेल्थ इश्यू हो गए थे, गांधी जी की हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, फिर 2 साल के बाद इनको छोड़ दिया गया। आपको क्या लगता है, क्या गांधी जी से सारे लोग एग्री होंगे? नो। क्या गांधी जी से सारे लोग एग्री होंगे? जिन लोगों ने ब्रिटिश पुलिस को मारा है, जलाया है, वो सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे। वो गांधी जी के आइडिया से सहमत नहीं होंगे कि गांधी जी नॉन वायलेंस करते हैं, उनके साथ हम सहमत नहीं है बिल्कुल भी। अलग अलग पार्टियां बनेगी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की। जैसे कि 1924 में अब आगे वो मोमेंट होगा जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर सामने आएंगे। ये लोग ये कहते थे, सचिंद्र सान्याल जैसे लोग आएंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई जाएगी।
राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग सामने आएंगे और वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं। लाला लाजपत राय जैसे लोग सामने आएंगे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, और वो ये कहेंगे कि ब्रिटिशर्स अगर हमें टॉर्चर करेंगे, तो हम तो मारेंगे और बुरी तरह से मारेंगे, जितनी ये सोच नहीं सकते उस तरह से इनको पीटेंगे। ब्रिटिशर्स अगर हमें टॉर्चर करते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पत्थर से नहीं, पूरा पहाड़ दे मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी भी लेवल पे। अब एक ऐसा दल बनने लग रहा था जिसको गरम दल कहते हैं। 1922 के बाद जो इंडिया की पॉलिटिक्स थी उसमें बड़े चेंज आए, बड़े ड्रामेटिकल चेंज आए। एक तरफ नरम दल, एक तरफ गरम दल। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप किस दल में जाना चाहोगे, कि नरम दल के साथ नरम तरीके से चलोगे, कि गरम दल के साथ गरम तरीके से चलोगे। तो ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि नरम दल के साथ आगे 1932 तक बढ़ेंगे या गरम दल के साथ 1932 तक बढ़ेंगे। 1922 से लेके आगे 10 साल की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इमेजिनेशन से भरी हुई, बहुत ही ज़बरदस्त और अलग अलग ड्रामेटिक सिचुएशन है। ज़बरदस्त तरीका है इसमें, मतलब कि इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं खुद बिलीव नहीं करता और खुद एक्सप्लेन करने में बड़ा प्राउड फील करता हूँ। इस मोमेंट को 10 साल की मोमेंट को बताने में मैं खुद प्राउड फील करता हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 6, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मज़े आने वाले हैं। मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे, अनकंट्रोल है ये सब कुछ, लेकिन आपको इंडियन हिस्ट्री के उन सारी चीज़ों से मैं पूरी तरह से इंट्रोड्यूस करा दूंगा कि आप पूरी लाइफ नहीं भूलोगे कि क्या हुआ था इंडिया में, ठीक है। ओके, सो वेट एंड वॉच। बाय, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। ओके, थैंक यू, बाय।